तो मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक जानकारी देता हूं। बेसिक जानकारी क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो होता क्या है, अमेरिका को हम एक देश समझते हैं, लेकिन अमेरिका हमें अपनी एक कॉलोनी समझता है। अब आप बोलेंगे सर आपने कड़वा सच बोल दिया। कड़वा सच नहीं, पूरी दुनिया को यह बात अंदर से पता है। सब लोग अपने अपने लेवल पर सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं। देखिए क्या था ना, यूनाइटेड नेशंस जब बना था उस समय तक यह डिसाइड नहीं था कि देश की स्वतंत्रता के मायने क्या होंगे। तब यह कहा गया कि कोई भी देश किसी और देश को उपनिवेश नहीं बनाएगा, सारी दुनिया के देशों को आजाद किया जाएगा। और दुनिया भर के सारे देश, हमें लगता है हमारी जो आजादी है उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा योगदान है, यह सच है। लेकिन इसमें कुछ तथ्य और भी जुड़ सकते हैं, और वो ये है कि उस दौर में सारे देश ही आजाद किए जा रहे थे। सारे देश आजाद किए जा रहे थे, इससे मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितने भी देश थे उनके ऊपर, जैसे आज फ्रांस, यूके, अमेरिका, जर्मनी, ये सब एक छोटे छोटे देश रह गए हैं। उससे पहले तक क्या हुआ करता था, कहते थे ना ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त ही नहीं होता, यानी वहां से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक ब्रिटेन फैला हुआ था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब यह हुआ कि पहले जितने भी देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था उन्हें संगठित रूप से एक साथ आजाद किया गया था, आजादी दे दी गई। लेकिन आजादी मिलते ही हमें तो अच्छा लगा कि हम आजाद हो गए, अमेरिका को लगा कि चलो दुनिया आजाद हो गई। लेकिन जिन देशों ने कभी राज किया था वो इतना जल्दी राज छोड़ देंगे क्या? जरा विचार करके देखो आप, नहीं छोड़ देंगे। नहीं छोड़ देंगे से मतलब जो पहले हमें अपनी कॉलोनी बनाकर रखते थे वो लोग, हमें अपना उपनिवेश बना के रखते थे अपने लोगों के माध्यम से, वो चीजें वो नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए एक नया टर्म आया, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा, नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनिज्म। एक नया टर्म निकल कर आया, नियो इंपीरियलिज्म, यानी नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि पहले तक जिस तरह हुआ करता था, क्या होता था पहले तक यह हुआ करता था कि भाई ब्रिटिशर्स की सेना इंडिया में रहेगी, यहां का राजपाट करेगी, ब्रिटिशर्स का ही बैठाया हुआ गवर्नर जनरल या वायसराय रहेगा जो इंडिया में राज करेगा। लेकिन अब बाद में बदलकर इसे क्या कर दिया गया, ऑफिशियली इसको डिफाइन नहीं किया गया। भाई जैसे कभी भी यह डिफाइन नहीं किया गया था कि कॉलोनी क्या है, ये तो हिस्टोरियंस ने किया। धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी परिभाषाओं में खुद को यह समझा लिया कि आने वाले समय में जहां जहां हमारा राज होगा वो राज अब डायरेक्टली नहीं होकर इनडायरेक्टली होगा। कैसे? वहां की आर्थिक नीतियों पर, वहां के संविधान पर, वहां के डिसीजंस पर, जो सरकारें डिसीजंस लेंगी उन पर हमारा प्रभाव होगा। यानी अब आप विचार करके देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से इन लोगों ने हमारे साथ खेला किया। क्या किया आप जरा ऐसे सोचिए। देखिए जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां शासन करते थे, आज मतलब कंपैरिजन करके देखिएगा, उपनिवेशवाद, और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये आप किसी भी डिबेट में बैठे, किसी भी परीक्षा में जाएं, किसी भी इंटरव्यू में बैठे, वहां ये समझ आपकी काम आती है। आप कुछ पढ़ेंगे उस समय भी आपके लिए काम आएगी। इधर देखिए उपनिवेशवाद, और एक दूसरा टर्म है नव उपनिवेशवाद, निवेशवाद, नियो कॉलोनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? उपनिवेश के अंदर जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तब हमारे साथ क्या होता था, ब्रिटिशर्स का बिठाया हुआ वायसराय इंडिया में हुआ करता था। वायसराय उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, या गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया में बैठा हुआ। ये क्या करते थे? इंडिया में अपनी फोर्स रखते थे। ठीक है साहब, फोर्स के साथ साथ इंडिया में अपने द्वारा अपनी सहूलियत के लिए चीजें बनाते थे, जैसे रेल बनाई, संसद भवन बनाया, या फिर जो भी आप आज भी चाहे टेलीग्राफ बनाया, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी बनाया, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया। जो भी चीजें आज आप इंडिया में देखते हैं आजादी के बाद, उनमें से शायद यह कहना अतिशोक्ति होगा कि मेजॉरिटी 75% से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के काल में बनाई गई थी। आप उठाकर चाहे कोई बिल्डिंग देख लीजिए, चाहे प्रशासन की व्यवस्था देख लीजिए, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो यह कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा 1935 का जो इंडिया मतलब एक्ट आया था अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। तो अब उनको क्या होता था, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज तक? हमने पढ़ा यह है कि अंग्रेज भारत में आए थे राज करने के लिए, हमारा पैसा लूटा, हम पर अत्याचार किया और कर करके अपने साथ पैसे लेकर चले गए।
हमारे साथ में हमको जो सबसे बड़ी चीज दिमाग में बैठी या बिठाई गई वो क्या थी कि हमारे साथ में शोषण हुआ। और शोषण कैसे हुआ? शोषण करने के लिए उन लोगों ने हमारे ऊपर जमींदारी प्रथा लागू करी, हमारे ऊपर टैक्सेशंस लगाए, हमसे पैसा वसूलते और पैसा वसूल करके वापस अपने घर लेकर चले जाते। एक बहुत अच्छी थ्योरी बनकर आई जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा गया कि हमारा जो धन है उसे हमसे छीनकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अगर इतनी बात समझ में, इतना सब कुछ याद रह जाएगा आप लोगों के? अच्छा, लेकिन अंग्रेजों का अपना दर्द था। अंग्रेज क्या कहते थे और आज भी कहते हैं जब डिबेट होती है तो, और उनका कहने का अर्थ यह होता है कि क्या हमारे आने के बाद टैक्सेशन आपके देश में से हट गया? क्या हमारे आने के बाद में जो आपके देश का भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया? हमारे आने के बाद में आपने कितना नया सिस्टम अपने यहां बना लिया? और रही बात टैक्सेशन की, जो हम लगाते थे उससे ज्यादा टैक्स तो आपकी सरकारें लगाती हैं। कौन सी चीज में जो आम जनता है उसे क्या मुनाफा हुआ? लेकिन अगर आप हमसे पूछो हमारा घाटा क्या हुआ, तो हमें तुम्हारे देश में इतना सब कुछ बनाना पड़ा तुम्हारे देश को गवर्न करने के लिए, क्योंकि उनकी नजर में जब वो लोग आए थे, और ये सच भी है, जब वो आए थे तब मुगल्स का शासन हुआ करता था। मुगल्स के शासन के दौरान बहुत सारे राजघराने अपने अपने अलग चल रहे थे। राजघराने राजस्थान के अलग चल रहे थे, उन्होंने तो भारत को यूनाइट करके आपको सौंपा। वो अपने पक्ष में इस तरह की बातें बोलते हैं। ये एक लंबा विषय है जिसमें अंग्रेजों का कहना है कि तुम्हारे यहां राज करने की कीमत चुकाई है हमने। जो तुम्हारे यहां बड़े बड़े रोड, सड़कें या फिर बिल्डिंग्स बनी देख रहे हो, रेल बना देख रहे हो, सिस्टम बने देख रहे हो, ये बंदरगाह बने देख रहे हो, व्यापार के मार्ग बने देख रहे हो, इवन तुम्हारी फोर्सेस बनी हुई देख रहे हो, फोर्सेस में बनी हुई रेजिमेंट देख रहे हो, वो सब हमारी दी हुई है। चलो ये बात उनकी हो गई, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई कि इसमें उनको खर्चा बहुत करना पड़ता है। खर्चा बहुत करना पड़ता है, इससे मतलब क्या हुआ? उन्हें इस देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन समझ लेना, इससे बहुत बड़ी समझ विकसित होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, अमेरिका पैसे वाला देश कैसे बना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये लोग लड़ रहे थे ना, तो इनके पास पैसे की कमी हो गई। अमेरिका ने इन्हें लोन दिए, लोन के साथ साथ इन्हें वेपन्स दिए लड़ने के लिए, जैसे वो आज भी काम करता है वही सब काम उसने तब भी किए। उससे ये लोग उसके ऋणी हो गए। अमेरिका ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें जो पैसा दिया है ना, अब ये पैसा तुमसे मैं वापस भी लूंगा, लेकिन अब तरीका तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुम लोगों को ना, ये जो तुम फर्जी काम करते थे, उस देश में जा रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, सेनाएं बना रहे हो, फलाना करो, बोले इसमें इतना पैसा खर्च क्यों करना? उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ो, पहले उन्हें बड़ा मत बनाओ। तो बोले फिर? बोले उनको वैसा छोड़ करके रिवर्स काम करो, अपनी कंपनीज को वहां भेजो। बोले कंपनीज को भेजो? बोले उसकी चिंता छोड़ो, ये गरीब देश है, गरीबी से निपटने के लिए इन्हें हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, इनके यहां कंपनीज अपनी भेजो, खुद क्यों जाते हो खामखा? तो बोले क्या करें? बोले बड़ी बड़ी कंपनी भेजो। जैसे आपको मालूम होगा भारत आजादी के तुरंत बाद किसी कंपनी को नहीं आने दिया था। 1947 के बाद तो हम एकदम क्लोज इकोनॉमी बन गए थे, नॉर्थ कोरिया टाइप से। हमने कहा ना बाबा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हमको लूट कर ले गए, लेकिन हमारी स्थिति खराब होने लग गई। हमारी अर्थव्यवस्था में जब तक विदेशी धन नहीं आएगा, हमारी धन की वृद्धि कैसे होगी? हम तो वहीं ठप होने लगे। फिर धीरे धीरे हमें अपने यहां पर लाइसेंस राज लगा के इस धंधा को थोड़ा बड़ा करना पड़ा, बाहरी साधनों को आने पड़ा। 1991 में जाकर के हम लोगों ने परिपाटी अपनाई कि अरे भाई कोई बात नहीं, हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाते हैं। ये है क्या? ये अमेरिका का दिया हुआ टर्मिनोलॉजी है। लिबरलाइजेशन का अर्थ है अपने यहां के कानूनों को उदार बनाओ, उदारवाद कहते हैं इसको। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करो। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, समझो कि पूरी दुनिया आपका घर है। इस तरह से 1991 में हमने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, नरसिंह राम सरकार थी, तब जाकर हमने अपना लिया एलपीजी। धड़ाम भाई साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आने लग गई। आपको मालूम होगा पहले कोको कोला थी, लेकिन वो भाग गई थी। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने कोको कोला को बंद करवा दिया, तो भाग गई थी। 1991 में फिर से लौट कर वापस आई। दे धमाल भाई साहब, बड़ी बड़ी कंपनियां आई। कोका कोला आ गई, चाहे डोमिनोज हो, मैकडी हो, और ये जितने भी विदेशी कंपनियां आज आप देखते हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, जो भी चाहे डेल हो, एचपी हो, जिन भी कंपनियों को आप अपने आसपास आज देख रहे हैं, अपनी यूज में जिनको आप कर रहे हैं, उनमें अधिकांश कंपनियां अमेरिका की हैं या अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनकी हैं। अमेरिका के सहयोगी देश चाहे फ्रांस है, चाहे ब्रिटेन है, या बोले इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ो और इन्हें अपनी नए तरह से कॉलोनी बनाओ। और इन लोगों ने फिर क्या किया? इन्होंने हम लोगों को हमारा नया कॉलोनी बनाया, नव उपनिवेश बनाया। नव उपनिवेश का मतलब समझ रहे? इन्होंने हमारे यहां सेना नहीं भेजी,
लेकिन कसर भी नहीं छोड़ी। हमारा सारा पैसा सुविधाओं के नाम पर ले जाते रहे, बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया, कोई खर्चा नहीं करना, खर्चे के नाम पर इनको उलझने दो, इन्हें लगने दो प्रोग्रेस हो रही है, करने दो ना, सारा पैसा अब अपने यहां लेकर आओ। यह था नियो कॉलोनिज्म। आज आप देखते हैं इंडिया में काम करने वाली, आप कोई भी 100 बड़ी कंपनियों के नाम लिख लेना जो आपके काम में आ रही है ना, चाहे आप अपना फोन उठाकर देख लें, आप अपना लैपटॉप उठाकर देख लें, पेन पेंसिल, ये जितने भी चीजें आसपास रखी हैं, रिमोट, ये सब विदेशी हैं। इंडिया का कोई एक आध प्रोडक्ट आपको बाई चांस मिल जाएगा, जैसे इंटरनेट मिल गया आपको। इंडिया के प्रोडक्ट्स में जो भी सर्विसेज, खुद का ही मोबाइल देख लो, खुद के आसपास नजर डाल लो, ये पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट जो भी आपके जल रही है, सब अधिकांश चीजें इनमें 90%, इवन सुबह पेस्ट करने, दंत मंजन से करने से लेकर के आप सोएंगे तब तक जलने वाले ऑल आउट तक, आप नोटिस करेंगे कि अधिकांश प्रोडक्ट विदेशी हैं। इसका मतलब सेवाएं उपयोग में लो, पैसा सीधा हमें दो। और इस प्रक्रिया को अमेरिका ने गवर्न बहुत अच्छे से किया और इसमें बहुत सारा फायदा था। आज आप सोचिए ना, जैसे आईटीसी का आप सुबह सुबह क्लोजअप, पेप्सोडेंट ये सब करते हैं, ये ब्रिटेन की कंपनी है, इनने का खर्चा क्यों करना, पैसा ऐसे कमाओ ना। आ गई बात समझ में। और हम लोगों को क्या बना दिया, लेबर। आज जब मैं विदेश यात्रा पर जब जाके आया, मेरा जो सबसे बड़ा माथा घूमा, मुझे आना था जिस दिन, उसको टिकट को कैंसिल करा के एक दिन पहले लौट कर आया। क्यों, दिमाग भन्ना गया भाई, हम लोग वहां पर नौकरी हैं। हम जितने भी लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनने नहीं जा रहा वहां पे। कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुंदर पिचाई भी गूगल में जाके नौकरी बने हुए हैं। गूगल नहीं बनाया उन्होंने, कोई भी, चाहे सत्या नडेला उठा लो, चाहे सुंदर पिचाई उठा लो, सुनकर अच्छा लगता है, अरे भाई साहब गूगल का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा आदमी है। अरे वो नौकर है वहां जाकर के यार, बड़ा नौकर है बस। जैसे होता है ना कलेक्टर एक बड़ा बाबू होता है, बाबू तो है ही वो, लेकिन वो बड़ा बाबू है। एग्जैक्टली ऐसे वो बड़े नौकर। इंडिया से केवल लेबर फोर्स गई, हमने कोई बड़ी कंपनी बनाई नहीं यार। अगर आप अपना इतिहास उठाकर देखोगे तो आप जिन टाटा, बिरला, अडानी लेकर के आप चल रहे हैं ना, ये 2-4 लोग हैं जिनके नाम आपको याद हैं, लेकिन कर काम बाहर के लोग रहे। ऐसी स्थिति में जो ये हमारे अंदर जो नौकर बनने की फिलसफी डाली, मैं जब जाकर के आया, अभी गल्फ कंट्रीज जब गया था तब मैं बता रहा हूं, उस समय देखकर दिमाग भन्ना इस बात पर गया कि यार मतलब स्वीपर से लेकर के होटल के अंदर बैठा मैनेजर हो, चाहे कहीं रेस्टोरेंट चलाने वाला बैरा हो, सब इंडियन है। सारे काम जो उठाईगिरी के काम में वो सब इंडिया वाले कर रहे हैं। बोलो नहीं साहब, वहां पर अमीर, वहां पर शाहरुख खान का भी तो मकान है। अब 2-4 लोग हम जैसों को मोटिवेट करने के लिए वहां बिठा दिया उनने। हम लोग कुछ बना ही नहीं रहे ना, नौकरी कर रहे हैं। इस स्थिति में यह समझना होगा, और यह हमारी मानसिकता के साथ खेला गया। यह प्रक्रिया थी नव उपनिवेशवाद। इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपने हिसाब से, आप सोचते रहिए कि आप आजाद हैं, अमेरिका सोचता है कि आप उसके ही हिस्से में एक राज्य हैं। इसलिए उसने पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर, अपने इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में, और ये जो मैं आपको फिलॉसफी या आइडियोलॉजी समझा रहा हूं, इसको समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को। दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी एकदम अंदर से ईगो हिल जाता है, और हम तो आजाद हैं, हम तो हिंदुस्तानी, हम तो ये हैं। हमारे ऊपर सबने अपना अपना काम किया हुआ है, हमको बस एहसास नहीं है, बस हम उस भ्रम में जी रहे हैं। जैसे हम भ्रम में जीते हैं कि सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है, जबकि ये भ्रम है, असल में धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है ना। एग्जैक्टली वैसे हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हम लोगों को अभी भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है। इसका सीधा सा उदाहरण ऐसे देखो, अपने देश में आप देखते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको लेकर कमांड्स बनी हुई है ना। अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी कमांड्स बनाई हुई हैं। एशिया पैसिफिक कमांड उसकी अलग है। एशिया पैसिफिक कमांड में अमेरिका की सेना अलग से नियुक्त है। बोले देश में मत रहो, समुद्र में रह लो। एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी अपनी कॉलोनीज में बांटा हुआ है। अब जैसे इंडिया अपने यहां पर संविधान के माध्यम से बात करता है कि हमारे यहां पर फ्रीडम होगा, रिलीजियस फ्रीडम होगा, अमेरिका ऐसे चर्चा नहीं करता है। अमेरिका कहता है पूरी दुनिया को बताओ कितने देश हैं, बोले 193। बोले ठीक है, चलो बताओ किसमें क्या चल रहा है, हाल बताओ। उसने अपने यहां पर कमेटी बना रखी है। आपको लगता है कि आप अपने आप में आजाद हैं, उसने आपका पहले से ठीकरा ले रखा है, वो अपने ऊपर कैलकुलेशन लगाता है। हाँ भाई इंडिया का क्या हाल है सर, वहां पे सर मामला थोड़ा ठीक नहीं है। आप कहेंगे हमने थोड़ी बताया, कोई बात नहीं बताया तो क्या, उनकी अपनी कमेटी है, वो प्रॉपर आपका एनालिसिस करती है, अपनी एनालिसिस करके फिर अमेरिका को बताती है।